एनसीईआरटी का सार संग्रह शुरू किए हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी मिल चुका है। अवस्थिति विस्तार मिल चुका है। प्राकृतिक प्रदेश मिल चुका है आपको। और आज जलवायु देखते हैं। जलवायु तीसरा टॉपिक है, जलवायु क्लाइमेट। आइए समझते हैं जलवायु क्या है। जलवायु को समझते हैं और बारीकी से आप देखते रहिएगा। पूरा आसान है जलवायु, पूरा आसान है, लेकिन समझने वालों का सबके लिए आसान है। जो नहीं समझ पाता है जलवायु बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जलवायु दिखने का चीज नहीं है, दिखता नहीं है जलवायु। आप पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ दिखता है, पर मैदान के बारे में पढ़ेंगे, मैदान दिखता है। झील के बारे में पढ़ेंगे, झील दिखता है, लेकिन जलवायु दिखने वाला चीज नहीं है। जलवायु को महसूस किया जाता है। जलवायु को महसूस किया जाता है, तो महसूस करके इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। तो जलवायु क्या है भाई? किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक जो होता है वो है अक्षांशीय अवस्थिति। अक्षांशीय अवस्थिति ही डिसाइड करता है कि जलवायु वहां पे शीत जलवायु है, तो मतलब ठंडी जलवायु है, या फिर गर्म जलवायु है, या फिर मानसूनी जलवायु है। कारक क्या है सर? अक्षांशीय अवस्थिति। आप देखेंगे ये जैसे ग्लोब है, फिगर भी बना है, नहीं तो बनाना पड़ता है हमको। फिगर बना है तो ये देखिए आप, ये कर्क रेखा से मकर रेखा, मतलब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ये समझिए दोनों के बीच में 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी के बीच में क्षेत्र जो पाया जाता है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में सूर्य लगभग सालों भर लंबवत रहती है। यदि सूर्य इस क्षेत्र में लंबवत रहती है बाबू, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ेगा सर। ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र रहेगा। निम्न दाब का क्षेत्र रहेगा तो उच्च दाब से यहाँ पे हवा चलेगी। सिंपल बात है, यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर चलेगी। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, समझे? रिवीजन हो रहा है महेश बर्नवाल का। हम ज्योग्राफी, एक्चुअल ज्योग्राफी शुरू करेंगे। मैं बिहार पुलिस एग्जाम नहीं रहता ना, तो महेश बर्नवाल से पहले हम ज्योग्राफी को बारीकी शुरू करते हैं, समझे? तो ये बात है। तो यहाँ पे अगर सूर्य लंबवत सालों भर पड़ती है और यहाँ पे सूर्य तिरछी किरण पड़ती है दोनों गोलार्धों में ऊपर में, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंध हो या फिर शीत कटिबंध हो, ऐसे क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में, तो क्या होगा सर? वहां ठंडी देश पड़ेगा, ठंडा मौसम पड़ेगा, जलवायु ठंडी होगी। समझ में आया? तो इसका कारण क्या है सर? इसका कारण अक्षांशीय स्थिति है। तो मुख्य कारण क्या है? अक्षांशीय स्थिति है। तो मुख्य कारण अक्षांशीय स्थिति है। दूसरा बात है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द, जलवायु को जो नियंत्रित करता है उसके कारकों से कुछ संबंधित शब्द हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म प्रयोग किया जाता है। लैंडफॉर्म्स क्या है सर? वो ट्रिक है एक। लैंडफॉर्म्स शब्द प्रयुक्त किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे लैंडफॉर्म्स क्या है देखते हैं, आगे जाके देखते हैं लैंडफॉर्म्स को, समझते हैं लैंडफॉर्म्स में। ले से एल से लेटीट्यूड होता है, समझे? आप इंग्लिश को मारिए गोली और हिंदी को समझिए। हिंदी को समझना है का है सर? क्योंकि देखने वाला मेरा व्यूवर सबसे ज्यादा हिंदी है। तो जलवायु को सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है वो है अक्षांशीय स्थिति है। और क्या है सर? उच्चावच यानी ऊंचाई है। उच्चावच आप किसे कहेंगे? उच्चावच कहेंगे। उच्चावच इसलिए कहेंगे क्योंकि ऊंचाई और गहराई उच्चावच में आ जाता है। ऊंचाई ही नहीं, उच्चावच कहिए आप, क्योंकि भारत की जलवायु निर्भर करती है कैसे भाई? उष्णकटिबंधीय प्रदेश से भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है भारत की जलवायु में भारत की उच्चावच कैसा है। इसलिए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हुए भी पुणे में वर्षा नहीं होती है, जबकि मुंबई में जबरदस्त वर्षा होती है। तो जलवायु भिन्नता हो गया सर 15-20 किलोमीटर पे। कैसे? क्योंकि उच्चावच वहां कारक बन जाता है। समुद्र से निकटता, समुद्र से जितना निकट होगा उसके कारण भी जलवायु भिन्नता होगा। पवन की दिशा, हवा की दिशा किधर है उसके आधार से भी जलवायु की का निर्धारण होगा। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून, उसके बाद उत्तर पूर्व मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसमें सभी हवाओं का दिशा समान नहीं होता है। लौटती हुई मानसून का दिशा होता है उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व डायरेक्शन। और यही जब भारत में प्रवेश करेगी मानसून तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो दिशा।
समझे। तो पवन की दिशा भी निर्धारण करती है जलवायु को, वन जंगल भी डिसाइड करेगी, वन डिसाइड करती है जलवायु को। समुद्री जलधाराएं अगर गर्म जलधाराएं हैं तो वर्षा करेगी, गर्मी का सीजन ला देगा, वहां पे बर्फ नहीं बदलेगा, बर्फ में समुद्र में बर्फ नहीं होगा। और उसके बाद और ठंडी के दिनों में भी आप देखेंगे रूस में आमतौर पे रूस का ऊपरला एरिया जो है साइबेरिया वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में सर क्या होना चाहिए, बर्फ से ढका होना चाहिए। लेकिन कुछ बंदरगाह खुला रहता है, लेकिन वहाँ बर्फ होना चाहिए था, लेकिन वहाँ गर्म जलधारा चलती है, जिसके चलते बर्फ नहीं होता है, बर्फ नहीं जमता है समुद्र में। और क्या होता है, गर्म जलधारा के चलते सालों भर खुलल रहता है बंदरगाह। तो समुद्र जलधाराएं भी निर्भर करती है, वर्षा भी निर्भर करती है, पहाड़ और पर्वत भी डिसाइड करती है। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत डिसाइड कर देना, मुंबई में काफी वर्षा, उसके बाद पुणे में वर्षा नहीं, या फिर पूरा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढलान पे वर्षा, उसके बाद ऊपर में वर्षा नहीं। मिट्टी भी डिसाइड करती है जलवायु को कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। तो मिट्टी सोयल जिसे कहते हैं, तो ये सब कारक है जलवायु निर्धारित करने का। अगला है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। ग्रीष्मकालीन मानसून, भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून आती है सर, उसका सामान्य दिशा क्या है सर। उसका सामान्य दिशा है बाबू, आइए समझते हैं। उसका सामान्य दिशा है, यहाँ से अगर आप मानचित्र बनाते हैं तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो जुलाई, अभी जो बारिश हो रहा है तो ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रारंभ है ये, समझे। वो किधर से आती है सर, इधर से हवा आती है, चल पड़ती है, इधर से चल पड़ती है हवा, इधर से यदि हवा चल पड़ी है, इधर से हवा चल पड़ी है, तो आप हवा का नामकरण हवा के दिशाओं से यदि हुआ है, तो जिस दिशा से हवा आ रही है वही दिशा से हवा का नाम निर्धारित होता है। जैसे पछुआ पवन पश्चिम दिशा से आती है, पूर्वा पवन पूर्व दिशा से आती है, तो ये हवा किधर से आ रही है सर, ये इधर ना ये दक्षिण से आ रही है, ना सीधा पश्चिम से आ रही है। ये किधर से आ रही है बाबू, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम से आ रही है, इसलिए इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम प्रवाह या दक्षिण पश्चिम मानसून। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व की ओर। समझ में आ रहा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला पॉइंट है कि भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है, तो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। शीत ऋतु मतलब ठंडी दिनों में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में हिमपात, पंजाब में वर्षा, हरियाणा में वर्षा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा। अगर नमी पर्याप्त मात्रा में रहे तो वो वर्षा बिहार के भागलपुर तक कर देती है वर्षा। इसका कारण क्या है सर, इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। एक जेट धारा चलती है क्षोभमंडल के ऊपरी सीमाओं में और शुरू होती है कहाँ पे, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से शुरू होती है और जब भारत प्रवेश करती है और भूमध्य सागर से जब चलेगी तो भूमध्य सागर की नमी लेके चलेगी, और रास्ते में पड़ता है काला सागर, तो काला सागर की भी नमी ले लेगी, और उसके बाद आगे पढ़ेगा तो कैस्पियन सागर है, उसका भी नमी ले लेगा। तो तीन सागर का नमी लेके जब हवा आती है और हवा जब निक्षेपित होती है भारत के मैदानी भागों में, तो क्या होती है सर, वो वर्षा करने लगती है। वो हवा वर्षा करने लगती है। और ऊंचाई वाला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे वर्षा बूंदों में न बदल के बर्फबारी होती है वहाँ पे, तो देखेंगे हिमपात होती है। तो उसका कारण क्या है सर, पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। शरद ऋतु में वर्षा होती है पंजाब में भी, तमिलनाडु में भी आप कहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कभी कभी बिहार तक। आप देखेंगे 5-6 जनवरी का समय है, उत्तर भारत के मैदान में बिहार में भी वर्षा हो जाती है। समझे, ये वर्षा बहुत खराब होती है बिहार के लिए। ऑब्वियसली बिहार के लिए क्या है सर, इस समय दलहनी पौधा जो लगा है रबी फसल, जैसे सरसों, इसमें लगेगा तिलहन में सरसों लगेगा, और दलहन में लगेगा चना, मटर और लगेगा मसूर, ये सब लगेगा। तो ये सब फूल पे होता है, और जब वर्षा होती है तो फसल को प्रभावित करती है, मतलब ज़्यादा नहीं
उपजाऊ क्षमता घटा देती है, तो ये वर्षा है कारण। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में औसत वार्षिक वर्षा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो औसत वार्षिक वर्षा भारत में लगभग 125 सेंटीमीटर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो आप जानते हैं पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय में होती है। हिमालय क्षेत्रों में, पूर्वी हिमालय में जिस शिवालिक श्रेणी के सहारे है वहां पे वर्षा होगी। पश्चिमी घाट पर्वत पे होगी। पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ है सर? पश्चिमी घाट पर्वत आपको यहाँ पे मिलेगा, केरल से लेके गुजरात तक के पश्चिमी ढलान पे होगी वर्षा। उसके बाद हिमालय क्षेत्र में होगी, उसके बाद मेघालय में होगी। अब मेघालय में इतना वर्षा होती है जितना धरती पे वर्षा हो भी नहीं करती है। यहाँ तो वर्षा आपको मिलेगा 1250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा मिलेगा, जो धरती पे सबसे अधिक वर्षा कहलाता है। जगह का नाम है मासिनराम पर्वत, मासिनराम, और पर्वत का नाम है खासी पर्वत। खासी पर्वत पे सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला पॉइंट है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु का मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जलवायु क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यहाँ पे 3 बात सीखें। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ साथ, क्यों उष्णकटिबंधीय सर? क्योंकि भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति लगभग आधा भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पड़ता है। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवा भारत प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके चलते पर्याप्त गर्मी व्याप्त रहती है भारत में और अधिक ठंडी नहीं हो पाती है, जो वास्तविक ठंडी होना चाहिए। यदि हिमालय नहीं होता तो बिहार में टेम्परेचर -15 पहुंच जाता। आप देखेंगे 8-10 डिग्री टेम्परेचर आता है तो बिहार धरतीपात, समझे, बिहार या उत्तर भारत का मैदान। तो ये सब बात है सर। और क्या भाई, दक्षिणी पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर इसे देखा जाए तो लगभग अलग अलग किताब में अलग अलग बात है। गूगल पे आपको 80-82% दिखाएगा, घटना चक्र में 92% दिखा दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा 92 पॉइंट कुछ दिखा दिया है। घटना चक्र में 92% वर्षा लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन अंततः आप कह सकते हैं 85-87% लगभग जो वर्षा होती है, संपूर्ण वर्षा का 85-87% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। आपका उत्तर होगा सर हम किसको मारेंगे अगर पूछ दे? देखिए बात, हम 3 बात बताएंगे आप लोग को। आपको 3 बात बता दे, आप देखिएगा निकटतम उत्तर क्या है। अगर 50% है तो उसको काट छोड़ देना है, 70% है उसको भी छोड़ देना है, 70 है और वहाँ पे 85 या 90% है, अब या 110% है। 110 नहीं होता है, मतलब आप 85 से 90 के बीच में अगर कोई ऑप्शन देख रहे हैं और तीनों ऑप्शन 50, 60, 70 के लगभग है तो 85 के आसपास वाला मारिएगा। 90 वाला मार देंगे सर, अगर 90 ऑप्शन है तो 90 मार दीजिएगा सीधा सीधा। तो ये सब निकटतम उत्तर देखा जाता है, समझे। इतना आयोग गंदा नहीं है कि आपको उलझाएगा ज़्यादा, आयोग ज़्यादा थोड़ी उलझाता है। अगला पॉइंट है सर कि भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आइए इसे समझते हैं बारीकी से। जहाँ बोले भारत में हिंद महासागर में ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे देखिए फिर से देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? उच्च ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण का कारण होता है। होता क्या है, यहाँ जब ग्रीष्म ऋतु होता है सर, और ये समुद्र है, अरब सागर आप देख रहे हैं, हिंद महासागर देख रहे हैं, इधर बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, और क्या है सर, ये भूभाग है। आपको पता है कि ठोस जल्द गर्म हो जाता है और पानी बहुत देर में गर्म होता है। लेकिन पानी बहुत देर में गर्म होता है, द्रव कोई भी बहुत देर में गर्म होता है, लेकिन देर तक ठंडाता भी है, उसको ठंडाने में भी समय लगता है। और ठोस जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो ये ठोस गर्म होगा। ठोस कैसे गर्म होगा सर? जब यहाँ पे सूर्य उगेगी पूरे क्षेत्रों में तो ठोस जल्दी गर्म हो जाएगा। ये ठोस वाला भाग है, भूभाग गर्म होगा। यहाँ पे गर्म होने के बाद यहाँ से हवा ऊपर उठ जाएगी हवा, और इसे भरने के लिए समुद्र से हवा
चल पड़ती है। इसे भरने के लिए समुद्र से हवा चल पड़ती है। ये बोलते हैं उच्च, यह निम्न दाब हिंद महासागर के हवाओं का कर्षण का कारण बनता है, क्योंकि हवा गर्म होती है और निम्न दाब होगा, इधर से हवा चल पड़ेगी भरने के लिए। यही हवा जाएगी कहाँ से? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से जाएगी। और अगर समुद्र से जा रही है हवा तो इस हवा में नमी की मात्रा अधिक है, यहाँ जाएगी और वो हवा भी गर्म होके उठेगी, जिसके चलते भारी बारिश होगा। समझ में आ रहा है चीज? तो कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। व्यापारिक पवन क्या है सर? आइए देखते हैं व्यापारिक पवन को। क्या भारत में वास्तविक व्यापारिक पवन है कि नहीं है? तो यहाँ पे सब बात का उत्तर पता चल जाएगा हम लोग को। व्यापारिक पवन 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधीय यानी 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब 0 से 5 डिग्री एनएस की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। आप देखेंगे दोनों गोलार्ध में जब बीच में उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, गोलार्ध है जी, गोला है, गोला में उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होगा, तो किधर से हवा चल पड़ेगी? इधर से सालों भर हवा चलती है, इधर से सालों भर हवा चलती है, सालों भर हवा चलती है। इसे कहते हैं उत्तर पूर्व, इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व, क्योंकि दक्षिण पूर्व से आ रही है, दक्षिण पूर्व से आ रही है। ये सालों भर चलती है विषुवतीय प्रदेश में, विषुवत रेखीय प्रदेश में, आप बोल सकते हैं इसे 0 डिग्री अक्षांशीय प्रदेश में। तो इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं व्यापारिक पवन। जो पवन वर्ष भर एक ही दिशाओं में चले उसे व्यापारिक पवन ही कहा जाता है। व्यापारिक पवन तथा दक्षिणी गोलार्ध में से दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन कहेंगे। देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में किधर से आ रही? इधर है दक्षिण, इधर है पूरब, तो दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन नहीं हुआ। ये सालों भर चलती है, काफी आसान है चीजें, समझने का फेरा है। हवा कैसे चलती है ये समझने का फेरा है। यहाँ पे एक नोट में है कि लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क पीड़ादायक पवनें हैं। गर्म पीड़ादायक होगा ऐसा न पवन है लू कि आदमी झुलस जाता है, आदमी से बहुत मरता है। खेत में काम करने वाला लोग या फिर कहीं काम कर रहा, आप देखेंगे 1 महीना आप पीछे चले जाइए, अगर वीडियो आप देख रहे हैं अभी आप जून जुलाई में देख रहे हैं, जैसे आप देख लीजिएगा, डेट का आप कब देखेंगे हमको नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे अप्रैल से लेके मई तक, अप्रैल मई जो 2 मंथ होता है उत्तर भारत के मैदान में, उसमें पंजाब से लेके बिहार तक जबरदस्त हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है। और यही हवा पश्चिम बंगाल में और असम में चलती है जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। समझे? नार्वेस्टर कहा जाता है। तो लू है, ये लू चलेगी, समझे? लू कहेंगे इसे उत्तर भारत तक, बिहार में कहेंगे पंजाब से लेके बिहार तक। अगला पॉइंट को समझते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी या चाय वर्षा या नार्वेस्टर कहा जाता है। काल बैसाखी कहा जाएगा, चाय वर्षा कहा जाएगा, नार्वेस्टर कहा जाएगा। कहाँ पे सर? पश्चिम बंगाल और असम में चलेगी तो काल बैसाखी कहा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए तो उसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? एक कोपेन नामक भूगर्भ शास्त्री है, उन्होंने 1918 ईस्वी में 5 वर्गों में विश्व की जलवायु को विभाजित किया। देखते हैं कौन कौन से जलवायु निर्धारण के आधार क्या है। जलवायु निर्धारण के आधार है वार्षिक एवं मासिक और तापमान। क्या है सर? वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, मतलब वार्षिक तापांतर कितना है, उसके बाद 1 महीना में कितना ताप में अंतर हुआ, ये एक कारक है। दूसरा कारण है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, वर्ष में उस क्षेत्र में कितना वर्षा होती है। अब देखिए भारत में वर्षा सालों भर एक तरह होती है, कभी आप देखेंगे बाढ़, कहीं पूरा बाढ़ और कहीं सूखा।
एक के महीना में देखिए, कुछ महीना में जबरदस्त बरता तो कुछ महीनों में बरसे नहीं। अभी जो वीडियो बन रहा है इसमें जबरदस्त वर्षा, अभी बूंदाबूंदी हो रहा है बिहार भारत बाहर में। तो ये कारण है भाई, ये कारण है। और उसके बाद तीसरा कारण है वनस्पति। वनस्पति देखिए, वनस्पति एक कारण तो दे दिया है, लेकिन वनस्पति का निर्धारण भी इसी आधार पे होगा। वनस्पति का भी निर्धारण इसी के आधार पे होता है कि वर्षा उस क्षेत्र में कितना होती है। तो ये बात है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश, जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत, क्षेत्र देखते हैं। लघु शुष्क क्षेत्र, वाची मानसूनी जलवायु क्या होता है, जिसे AMW कहा जाता है। ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट AMW के अंतर्गत आता है, जबकि शुष्क ग्रीष्म क्षेत्र यानी AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट आता है। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु यानी AW, सवाना जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी सवाना जलवायु कहाँ पे आता है? ऑब्वियसली कर्क रेखा के दक्षिण में आएगा। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग आएगा, जिसमें आ जाएगा आपको चाहे उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, आपको आएगा तेलंगाना आ जाएगा, दक्कन का पठार आ जाएगा, इसमें मालवा का भी पठार आ जाएगा, ये सब क्षेत्र आएगा, समझे। या फिर पुणे वाला एरिया पड़ेगा, विदर्भ वाला एरिया पड़ेगा छत्तीसगढ़ का, ये सब एरिया आएगा इसमें। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, BSHW से कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी गुजरात में पाया जाएगा, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में पाया जाएगा। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मतलब BWHW कहाँ पे पाया जाएगा सर? राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में पाया जाएगा, सबसे पश्चिमी भाग में। यहाँ पे क्या है सर? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन जलवायु कैसे? मरुस्थलीय। विकास घास का जल वनस्पति का विकास कैसे होगा? कटीली झाड़ियों वाला वन पाया जाएगा यहाँ पे, समझे। शुष्क शीत ऋतु मतलब शुष्क मतलब सूखा हुआ, और शीत ऋतु मतलब ठंडा। तो कहाँ पे पाया जाएगा? गंगा का मैदान में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसी के लगभग आएगा। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु में DFC आता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम आएगा, समझे। ध्रुवीय तल जलवायु, ध्रुवीय प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है, यानी ये जो जलवायु है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, लद्दाख में, क्योंकि ये सब क्षेत्र ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पर बर्फ सालों भर लगभग बिछा हुआ रहता है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे क्षेत्रों की जलवायु ध्रुवीय जलवायु यानी ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि टुंड्रा तुल्य जलवायु यानी ET जलवायु उत्तराखंड के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि बर्फ ऊंचाई पे मिलेगा, और निचले क्षेत्र में टुंड्रा किस्म की जलवायु मिलेगा, जिसमें कोनधारी बन पाया जाता है। अब अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को समझते हैं। क्या है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ? ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये जो ITCZ है निम्न वायुदाब पेटी है। क्या है सर? निम्न वायुदाब पेटी है, जहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ेगा, वहाँ हवा बहुत गर्म होकर ऊपर उठेगी, उसे कहते हैं निम्न वायुदाब के पेटी यानी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यहाँ पे हवा चारों तरफ से एकदम स्पीड से भरेगी। ये राजस्थान में भरेगा गर्मी दिन में, अभी राजस्थान में बन के तैयार हो गया राजस्थान। उसके बाद आप देखेंगे ये ITCZ विषुवत रेखा पे पूरा वर्ष भर पाई जाती है, इसलिए तो व्यापारिक पवन चलती है वहाँ पे, समझे। जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर विषुवत रेखा पेटी में पाई जाती है ITCZ। वस्तुतः यह एक दोलनमय यहाँ पे दोलायमान मतलब खिसकने वाला चीज है, दोलायमान पट्टी है। दोलायमान पट्टी नहीं समझे सर? आप बताते हैं बाबू। यहाँ पे दोलायमान पट्टी को बताने में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है हमको। अब बताओ, यहाँ पे सूर्य सालों भर लंबवत है, इस क्षेत्र में सालों भर लंबवत है। क्या इसी क्षेत्र में सालों भर लंबवत है? दूसरा गोला बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे गोला बना देते हैं बाबू। अब एक चीज बताओ आप,
ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, यह है, ठीक है। क्या है सर? 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। यदि सूर्य इस पेटी में सालों भर लंबवत होती है, इस पेटी में होती है 23.5 से 23.5 उत्तरी और दक्षिणी के बीच में, तो अब एक बात बताओ आप हमको, क्या सर हमेशा सूर्य यहीं रहती है एक जगह पे? तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं सर, कभी सूर्य उत्तरायण होती है, कभी सूर्य दक्षिणायन होती है। तो यदि सूर्य दक्षिणायन होगी तो वो जो ITCZ का पेटी है वो दोलन करके पहुंच जाती कहाँ पे? दक्षिण की ओर खिसक जाएगी। और यदि सूर्य उत्तरायण उत्तरायण होगी तो वो ITCZ का पेटी सूर्य का अनुसरण करते हुए उत्तर दिशा की ओर चल पड़ती है। समझे? अभी सूर्य भारत के लगभग ऊपर में है, तो ITCZ क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? भारत के ऊपर पाया जाएगा, भारत के ऊपर पाया जाएगा। सिंपल फंडा है, ये सिंपल फंडा है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो वही बात है, ये क्या है सर? दोलनामय होता पट्टी है, या ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती है। उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन भी और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन भी आके यहाँ पे मिलती है, क्योंकि सबसे जबरदस्त निम्न दाब का क्षेत्र तो यही है। उत्तर पूर्व में व्यापारिक पवन, मतलब इधर से जो व्यापारिक पवन आ रही है तो यहाँ पे मिलेगी, इधर से दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन भी यहाँ पे आके मिलेगी, मतलब दोनों पवन आपस में मिलेगी। हाँ, दोनों पवन आपके आके आपस में मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। इसे क्या कहते हैं? विषुवतीय पछुआ पवन कहते हैं। दोनों आती है और टकरा जाती है और पछुआ पवन का निर्माण होता है, जिसे विषुवतीय पछुआ पवन कहते हैं। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हवा अभिसरित करती है यहाँ पे, इसलिए यह नाम रखा गया है। तो ये बहुत लंबा वीडियो तो नहीं हो गया है? देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा है, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 27 मिनट का हो गया है। अब 27 मिनट का हो गया है, इस वीडियो को अब लंबा नहीं करते हुए दूसरे वीडियो में आगे की बात को हम समझेंगे, आगे की बात को दूसरे वीडियो में समझेंगे। काहे कि वीडियो लंबा हो जाता है। भारत में वर्षा का वितरण है, इसे समझेंगे, फिर मृदा को समझेंगे, तो अगला वीडियो में उसको पूरा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।